और सबने एक वर्ड सुना होता है दैट इज स्टार्टअप। और हर किसी को ये लगता है कि अगर मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है विच इज न्यू, तो वो एक स्टार्टअप है, राइट। तो लोगों को ये लगता है कि ये स्टार्टअप के बेनिफिट सबको मिलते हैं जो कि एक नया बिजनेस होता है। तो क्या ये बात सच है? कितनी सच है? और अगर सच नहीं है तो क्या सच्चाई है? क्या होता है स्टार्टअप? क्या उसकी डेफिनेशन है? और कैसे हम एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं? तो कैसे हो आप सब? आज का जो टॉपिक है मैंने चूज़ किया एक टेक्निकल टॉपिक जिस पे लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, राइट। मेरे को भी क्लाइंट्स की कॉल आती है, फ्रेंड्स की कॉल आती है, प्रोफेशनल फ्रेंड्स की कॉल आती है, एंड देन दे सिंपली आस्क कि यार मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है या एक नई कंपनी स्टार्ट की है या फिर कोई भी नया बिजनेस शुरू करा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, कि मैं जस्ट गुड्स खरीदता हूँ या नॉर्मल एक किराने की दुकान खोली है और सबने एक वर्ड सुना होता है दैट इज स्टार्टअप। और हर किसी को ये लगता है कि अगर मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है विच इज न्यू, तो वो एक स्टार्टअप है, राइट। और सबको ये लगता है कि अगर मेरा बिजनेस स्टार्टअप है तो सब लोगों ने स्टार्टअप वर्ड सुना हुआ है एंड देन स्टार्टअप के कुछ बेनिफिट्स सुने हुए हैं कि अगर मैं स्टार्टअप हूँ तो सरकार मुझे कुछ बेनिफिट्स देगी, राइट। और सबसे कॉमन बेनिफिट जो लोगों को पता है वो है टैक्स इंसेंटिव का, कि स्टार्टअप्स को टैक्स पे ही नहीं करना होता ड्यूरिंग सर्टेन फाइनेंशियल ईयर्स, राइट। तो इस आधे अधूरे ज्ञान की वजह से लोग जो कॉल करके क्वेरी पूछते हैं कि यार मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो अब तो यानी कि मैं स्टार्टअप हूँ, दैट मीन्स कि मुझे टैक्स में बेनिफिट या फिर अगर कोई और बेनिफिट है सरकार के जो कि स्टार्टअप्स को मिलते हैं तो वो भी हमें मिलेंगे, राइट। तो लोगों को ये लगता है कि ये स्टार्टअप के बेनिफिट सबको मिलते हैं जो कि एक नया बिजनेस होता है। तो क्या ये बात सच है? कितनी सच है? और अगर सच नहीं है तो क्या सच्चाई है? क्या होता है स्टार्टअप? क्या उसकी डेफिनेशन है? और कैसे हम एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं एंड उसके क्या फायदे हैं? क्या टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है? ठीक है, वैसे ये टॉपिक बहुत लंबा है बट मैंने एक बहुत ही समरी वे में, एक बहुत ही सिंपल वे में इस पीपीटी में इसको कवर करने की कोशिश की है। एंड देन इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अगर डिटेल्ड वीडियो मुझे हर एक एस्पेक्ट पर लानी पड़ जाए तो कोशिश करूंगा वो भी मैं लाऊं। बट एक इस वीडियो को देख के आपको एक ब्रॉडर पिक्चर आपको क्लियर होगा, पता लगेगा स्टार्टअप के बारे में। एंड अगर कल को आपको क्लाइंट कॉल करता है या आपकी खुद की भी क्वेरी होती है तो एटलीस्ट यू आर एबल टू हैंडल दैट क्वेरी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि एवरी न्यू बिजनेस इज नॉट अ स्टार्टअप। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको लगता है कि ये स्टार्टअप है, दैट इज नॉट ट्रू। बिकॉज स्टार्टअप क्या होता है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बिजनेस शुरू किया या फिर उसका पहले से बिजनेस है और उसे लगता वो अपना स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करवाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और जिस व्यक्ति को वो रजिस्ट्रेशन मिल जाता है केवल वही बिजनेस स्टार्टअप की क्वालिफाई करता है। लेकिन अब लोगों को लगेगा कि यार मेरा तो नया बिजनेस है तो मैं भी रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT इसको मैं आगे बोलूंगा। इन्होंने बताया है कि स्टार्टअप क्या होता है, उनके क्या क्राइटेरिया है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किसको हम स्टार्टअप बोलेंगे, किसको हम स्टार्टअप नहीं बोलेंगे, ये सारी चीजें DPIIT ने ऑलरेडी क्लैरिफाइड की हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में टर्नओवर के बेसिस पे भी होता है, क्या आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, कब से आपका बिजनेस चालू है, टाइप फॉर्म ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी होता है। जो स्टार्टअप स्टेटस होता है वो अप्लाई करना होता है, ये ऑटोमेटिकली बिजनेस स्टार्ट करते ही नहीं मिल जाएगा आपको, भले ही आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं तो भी। और जब आप DPIIT से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो ही आप अपने आप को स्टार्टअप कह पाएंगे एंड देन आपको बेनिफिट मिल पाएगा। बट क्या सारे बेनिफिट मिल जाएंगे या कुछ बेनिफिट मिलेंगे और कुछ बेनिफिट के लिए कहीं और रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा मिथ तो आपका आज क्लियर हो गया होगा कि एवरी न्यू बिजनेस इज नॉट अ स्टार्टअप एंड एवरी स्टार्टअप के लिए यू हैव टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, राइट। देन नेक्स्ट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट। तो अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर होना चाहते हैं तो आपको ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो ही आप DPIIT में स्टार्टअप के लिए रजिस्ट्रेशन को मूव करवा पाएंगे। तो जो आपकी फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो आपकी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या फिर OPC हो, मतलब 1 पर्सन कंपनी हो, या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म हो जो कि रजिस्टर हो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, या फिर आपकी LLP हो। मतलब इन 4 तरह के बिजनेसेस को ही स्टार्टअप का रिकॉग्निशन मिल सकता है। दैट मीन्स
प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, राइट। अगर वो चाहती है कि मैं स्टार्टअप में जाके अप्लाई करूँ तो वो नहीं कर सकती, या फिर इन 4 के अलावा कोई और फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो भी स्टार्टअप नहीं बन सकता। पीरियड। इट हैज नॉट कंप्लीटेड 10 ईयर्स सिंस इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जिस दिन आपने ये फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक 10 साल कंप्लीट नहीं होने चाहिए, यानी बिजनेस जो है 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब या तो नया बिजनेस आप स्टार्ट करो या फिर कोई ऐसा बिजनेस जिसको स्टार्ट करे हुए अभी आपने 10 साल कंप्लीट नहीं करे हैं, तो ही आप स्टार्टअप की एप्लीकेशन को मूव करवा पाएंगे। प्लस टर्नओवर क्राइटेरिया फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक आपकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए, राइट। 100 करोड़ से जैसे ही आपकी टर्नओवर ऊपर हो गई तो आप ब्रीच कर जाएंगे स्टार्टअप का क्राइटेरिया, एंड देन आपको स्टार्टअप का बेनिफिट ले नहीं पाएंगे। और लास्ट कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऊपर वाली जो 3 कंडीशन है ये तो कोई भी सेटिस्फाई इजीली कर लेगा, बट नीचे वाली जो कंडीशन है यही मेन कंडीशन है जो बताती है स्टार्टअप है क्या और किसको मैं स्टार्टअप कहूँगा। तो उसके लिए स्टार्टअप जो काम करता है, राइट, जो काम स्टार्टअप करता है वो या तो इनोवेशन से रिलेटेड हो या डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या फिर इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो, ऑफ व्हाट, ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू और एग्जिस्टिंग सर्विसेज। यानी कि या तो आप कोई न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट, या फिर आप न्यू सर्विसेज कोई ऐसी दे रहे हैं जो कि इनोवेशन डेवलपमेंट से रिलेशन हो। इसका मतलब क्या हुआ इनोवेशन डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट का? इसको मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं कि आपका प्रोडक्ट न्यू हो या आपकी सर्विसेज न्यू हो। लेट सपोज आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑलरेडी बना हुआ है किसी भी चीज़ का और आप उस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे लोगों की लाइफ ईजी हो सकती है या फिर लोगों की वेल्थ जनरेट हो सकती है या फिर बीइंग अ इंडिया, मतलब इंडिया को ग्रोथ मिल सकती है, तो वो इम्प्रूवमेंट में क्लासीफाई हो जाएगा। और इनोवेशन डेवलपमेंट में मतलब कि आपने कुछ ऐसा नया इनोवेट किया हो जो अभी तक पहले ना हो, कोई नई चीज़ डेवलप की हो, कोई नई प्रोसेस आइडेंटिफाई की हो, कोई नई ऐप बनाई हो, कोई नई सर्विस आइडेंटिफाई की हो, कुछ भी ऐसा किया हो जो इनोवेशन, जिसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं अंडर इनोवेशन, या फिर कोई आपकी अपनी डेवलपमेंट हो, राइट, या फिर किसी और की डेवलपमेंट या किसी और ने ऑलरेडी किसी चीज़ को इनोवेट किया हुआ है बट आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है कि उस प्रोसेस को हम ये आइडिया लगा के इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उस प्रोसेस में कुछ और चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। सो बेसिकली कोई भी चीज़ आपके हिसाब से इनोवेशन या डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट में क्लासीफाई होगी, बट ऐसा हो सकता है कि DPIIT के हिसाब से वो ना हो, राइट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट इनोवेशन या इम्प्रूवमेंट है तो आप DPIIT में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। देन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारी जस्टिफिकेशन देनी होगी, वहाँ पे बहुत सारे आपको PPT और बहुत सारे रीजंस पूछे जाएंगे। देन अगर आप उनको सेटिस्फाई कर पाए तो वो आपको DPIIT का रजिस्ट्रेशन दे देंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। लेट सपोज कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, ना तो मैं इनोवेशन कर रहा हूँ, ना डेवलपमेंट कर रहा हूँ, ना इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो क्या मैं इन स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? द आंसर इज येस। अगर आप इवन इफ यू आर नॉट डेवलपिंग एनीथिंग या नॉट इम्प्रूविंग एनीथिंग, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिससे आपको लगता है बहुत ही मास स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी इंडिया में या फिर लोगों की वेल्थ क्रिएट होगी ड्यू टू योर बिजनेस, तो भी वो स्टार्टअप की क्राइटेरिया में आ सकता है, भले ही इनोवेशन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट उसमें ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ उसमें ना हो, लेकिन आपके बिजनेस लगाने से या आपके बिजनेस करने से एक ह्यूज पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, या एक ह्यूज पॉपुलेशन आपसे कनेक्टेड आपके स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी वेल्थ क्रिएट होगी आपके बिजनेस को लगाने या चलाने से, तो भी आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मिलना ना मिलना रजिस्ट्रेशन ये डिपेंड करेगा DPIIT पे, उनकी कमेटी पे, बट एटलीस्ट आप अप्लाई तो कर सकते हैं। तो आई होप कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको क्लियर हो गया हो। फॉर डिटेल डिस्कशन आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल ID आपको एंड में दूंगा, राइट। तो ये तो हो गया आपका वो। अब आता है टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये भी मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी तरह आपको समझना जरूरी है। देखिए ध्यान से सुनिए, जो स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन है DPIIT के साथ। जब आप DPIIT के साथ अपने स्टार्टअप, अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लेंगे तो वो स्टार्टअप का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। जब आपका DPIIT से सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन आ जाएगा, देन आपके पास आपको एक और रजिस्ट्रेशन स्टेज 2 रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो आपको करवाना होता है। वो होता है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में। जो स्टेज 2 का रजिस्ट्रेशन होता है ये कंपलसरी नहीं है कराना, ये आपकी चॉइस है। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है कि आप स्टेज 1 का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, स्टेज 2 का, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन
मैंने आपको जस्ट एक हिंट दे दिया कि दो तरीके के रजिस्ट्रेशन है, पहला DPIIT के साथ और दूसरा IIBM यानी इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के साथ। अगर आप इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपके पास पहले DPIIT का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ही आप इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यानी कि DPIIT रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी हो गया। इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना है ये आपकी मर्जी है, लेकिन करवाने के क्या बेनिफिट है वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास DPIIT का रजिस्ट्रेशन है और इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए दो और कंडीशन है। जो हमने एलिजिबिलिटी कंडीशन में 4 क्राइटेरिया देखते हैं वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा दो और कंडीशन है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने की। वो कंडीशन क्या है कि इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन केवल और केवल बॉडी कॉर्पोरेट्स कर सकती हैं और LLPs ही कर सकते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो पार्टनरशिप फर्म हमने शुरू में डिस्कस की थी कि DPIIT का रजिस्ट्रेशन ले सकती है, वो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप पार्टनरशिप फर्म क्रिएट मत कीजिएगा, कंपनी LLP ही क्रिएट कीजिएगा। दूसरा, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन केवल वो ऑर्गेनाइजेशन ले सकती हैं जो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल 2016 के बाद और 1 अप्रैल 2022 से पहले। ये जो 1 अप्रैल 2022 वाली कंडीशन है ये एज ऑन डेट है। मे बी जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये एक्सटेंड होकर अप्रैल 2023 हो गई हो, जिसके की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। तो आप करंट नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन और है अगर आप इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि भैया मैं DPIIT में रजिस्ट्रेशन कब करवाऊँ, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में कब करवाऊँ एंड क्यों करवाऊँ मैं इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन जब वहाँ पे दो कंडीशन है, क्या फ़र्क है। तो ये इसका आंसर आपको मिलेगा बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप से। आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वो कौन कौन से बेनिफिट है उसकी हम बात करेंगे आगे। सबसे पहला बेनिफिट है सेल्फ सर्टिफिकेशन का। डेट मीन्स कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे लेबर लॉज और या फिर इन्वायरमेंटल लॉज अप्लाई होते हैं तो 6 ऐसे लेबर लॉ हैं और 3 ऐसे इन्वायरमेंटल लॉ हैं, 9 ऐसे लेबर लॉ हैं और 3 ऐसे इन्वायरमेंटल लॉ हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में अगर आप सेल्फ सर्टिफाई कर देंगे तो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा और आपको किसी और से सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरा बेनिफिट क्या है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के साथ, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में यानी IPR लॉ में, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या है, अगर आपके पास स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है और आप पेटेंट एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं तो आपको 80% की रिबेट मिलेगी जो भी गवर्नमेंट फीस पेटेंट को अप्लाई करने की है। और अगर आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको 50% रिबेट मिलेगी जो भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की फीस होगी। एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा क्या है कि एक पैनल ऑफ फैसिलिटेटर गवर्नमेंट ने तैयार किया है जो कि असिस्ट करता है स्टार्टअप्स को कि वो कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी पेटेंट और ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और ये जो पैनल बनाया गया है इसकी डिटेल स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये पैनल जितनी भी आपको सर्विसेज देता है उसकी जो भी चार्जेस होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। आपको कोई चार्जेस बेयर नहीं करना, केवल और केवल आपको जो पेटेंट और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फीस है वो ही बेयर करनी होगी, राइट। अगला बेनिफिट है टैक्स एग्जेम्पशन का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जिसके लिए लोग स्टार्टअप में जाना चाहते हैं। तो पहला बेनिफिट है कि एंजल टैक्सेशन के लिए की एग्जेम्पशन मिलती है अगर आप एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है, जो कि सेक्शन 5627B में है, ठीक है। अब ये जो बेनिफिट जो मैंने अभी तक आपको बताई है तो हर स्टार्टअप को मिलेंगे, यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ DPIIT में रजिस्टर्ड हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये 3 बेनिफिट टैक्स एग्जेम्पशन में सिर्फ और ये 3 बेनिफिट ऐसे हैं जो केवल और केवल उनको दिए जाते हैं जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। वो कौन से 3 बेनिफिट है? पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट जो स्टार्टअप को मिलता है वो है 100% टैक्स हॉलिडे फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव ईयर आउट ऑफ दी 10 ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 साल के लिए ही आप स्टार्टअप बन सकते हैं, 10 साल से ज़्यादा पुराना बिजनेस और 10 साल तक ही आप स्टार्टअप की आपको लीगल वैलिडिटी मिलती है। तो 10 में से किन्हीं भी 3 साल में आप टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये 3 साल कंसेक्यूटिव ईयर्स होंगे। जिस साल आपने ले लिया वो ईयर, उसके अगला और उसके अगला, मतलब आपको कुछ भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बेनिफिट केवल उन स्टार्टअप को मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है। दूसरा, कैपिटल गेन की रिलीफ मिलती है, स्टार्टअप पे कैपिटल गेन नहीं लगाया जाता। डिटेल में इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं अभी ऊपर से बता रहा हूँ, उसमें कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। और तीसरा, जो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड के लॉसेस की जो कंडीशन है कि अगर आपकी चेंज होती है ओनरशिप तो आप सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं कर सकते, वो कंडीशन स्टार्टअप पे अप्लाई नहीं होती।
केवल वो स्टार्टअप जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं। तो ये जो 3 बेनिफिट है ये केवल उन्हीं स्टार्टअप को मिलेंगे जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के साथ रजिस्टर है। इसके अलावा जितने भी स्टार्टअप बेनिफिट है, मैं आगे और बेनिफिट बताऊंगा, वो सभी स्टार्टअप को मिलेंगे चाहे आप इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, राइट। इसका मतलब अब तो हर बंदा ये सोचेगा कि ठीक है मैं भी करवा लूंगा इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन, बट रियली इट इज नॉट इजी। इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में रजिस्ट्रेशन एक थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही, प्लस एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, ठीक है। अगला बेनिफिट जो स्टार्टअप को मिलता है, अच्छा ये बेनिफिट सभी स्टार्टअप के लिए है, मतलब ये बेनिफिट जो डीपीआईआईटी में रजिस्टर्ड स्टार्टअप है उनको मिलेगा, ठीक है। फंड्स फॉर स्टार्टअप एक गवर्नमेंट की स्कीम है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, जिसमें कि एमएसएमई के जो जितने भी सेक्टर्स हैं उनके बेसिकली लोन की फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है। तो एक तो ये फैसिलिटी आप ले सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक 10,000 करोड़ का कॉर्पोरेट फंड साइड किया हुआ है और सिडबी को अलोकेट किया हुआ है, जो सिडबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टार्टअप को अलोकेट करे। तो बेसिकली आप लोन मिलना स्टार्टअप को एक इजी प्रोसेस होता है। और एक और बेनिफिट है स्टार्टअप का जो है फास्टर एग्जिट। लेट सपोज आपका बिजनेस नहीं चलता, आपने स्टार्टअप तो कर लिया, आपने अप्लाई भी कर दिया और बिजनेस किसी भी कारणवश आपका नहीं चला, अब आप बिजनेस बंद करके बाहर आना चाहते हैं, तो एक बहुत ही इजी वे है स्टार्टअप को बंद करने का, और जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, इजी प्रोसीजर, और विद इन 90 डे में आपका बिजनेस यू कैन क्लोज अंडर इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी कोड, राइट। तो ये बेनिफिट केवल स्टार्टअप के लिए है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि मैंने स्टार्टअप्स के बेनिफिट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दी स्टार्टअप की, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। हाँ, मैंने एक चीज इस वीडियो में कवर नहीं करी कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो डिटेल में कवर नहीं किया कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर है, व्हाट ऑल आर दी कॉम्प्लिकेशन, व्हाट ऑल आर दी टाइम लिमिट्स, राइट, क्या कोई फीस है कि नहीं, ये सब चीजें मैंने कवर नहीं करी क्योंकि मैं इतना डिटेल इस वीडियो को नहीं बनाना चाहता था। मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाहता था कि आपको एटलीस्ट सबको ये पता हो कि स्टार्टअप, हर एक नया बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता, क्या स्टार्टअप होता है, कितने टाइप के रजिस्ट्रेशन है, क्या बेनिफिट है, ये एक ब्रॉडर आइडिया मैं आपको देना चाहता था और आई होप कि वो ब्रॉडर आइडिया देने में मैं सफल रहा हूँ। इसके अलावा कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, चाहे वो डीपीआईआईटी का हो चाहे इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का हो, दोनों ही रजिस्ट्रेशन का 100% प्रोसीजर ऑनलाइन है। आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाकर इस रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।